हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, जो कि क्लास 12वीं का इतिहास का दूसरा चैप्टर है, जो जैक बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। राजा, किसान और नगर। आइए देखिए, इसमें हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जानिए। ठीक है, देखिए इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है राजा, किसान। राजा के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में पढ़ेंगे, नगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आरंभिक राज्य मतलब पहले का राज्य और अर्थव्यवस्थाएं पढ़ेंगे। कहने मतलब कि लगभग जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो घटनाएं हुई थी, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ठीक है, यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई थी। ठीक है, साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी इसमें से हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें वंशों के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मगध के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और नंद के बाद शुंग वंश के बारे में शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मतलब पाटलिपुत्र का जो जितने भी राजा थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस टाइम के राजाओं का जीवन कैसा था। ठीक है, कौन कौन से वंश अस्तित्व में आए। ठीक है, और किसानों के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा इसमें हम हाईलाइट देखेंगे। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम पॉइंट को समझ लें। ठीक है, पॉइंट वाइज, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, आइए हम पॉइंट वाइज इसे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। आपको पता है क्यों कहते थे? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम पड़ा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसका ये देखिए अब शहरी सभ्यता थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था 1921 में। ठीक है, और मतलब खुदाई हुई थी, और छब इसका समय था 2600 से 1900 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब देखिए मतलब 700 साल का ये साम्राज्य था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता 700 वर्षों का ये सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आ जाती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहा का ज्ञान लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था, और वैदिक सभ्यता में तांबा का अ, और लोहा का खोज हो चुका था। ठीक है, वैदिक सभ्यता में लोहा खोज हो चुका था, ग्रामीण सभ्यता में। ठीक है, जो कि ग्रामीण सभ्यता, इसमें लोहा खोज हो चुका था, इसमें लोहा का जानकारी नहीं था। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अब जो वैदिक सभ्यता थी इसका समय क्या था, 1500 से 600। ठीक है, मतलब 900 सालों का। ठीक है, 900 सालों का ये 900 वर्षों का ये सभ्यता थी। कौन? वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखिए, वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटी हुई थी। ठीक है, एक था ऋग्वैदिक सभ्यता और एक था उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, समझ गए? उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी वो 1500 से 1000 थी, और ये ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी 1500 से 1000 थी, और ये उत्तर वैदिक जो थी 1000 से 600 थी। अब इसे ऋग्वैदिक सभ्यता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई थी। ठीक है, इसे इसलिए इसका नाम ऋग्वैदिक सभ्यता पड़ा। और उत्तर वैदिक, इसमें उसके बाद का जो 3 वेद है, मतलब आपको पता होनी चाहिए, वेद 4 है। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 जो वेद था उसका रचना हुआ था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सवाल ये होगा कि 2600 ईसा पूर्व से 1900, फिर 1500 से 600। ठीक है, तो बीच का जो 400 वर्ष हुआ, ये इस दरमियान क्या हुआ था। ठीक है, देखिए, तो इसका ये जवाब है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है
का नष्ट होने का तात्कालिक कारण माना जाता है बाढ़ आना, बाहरी आक्रमण, ठीक है? इससे वो सभ्यता तितर-बितर हो गई, ठीक है? नष्ट हो गई, ठीक है? और वो लोग फिर गरीब हो गए, अमीर तो बहुत थे, पक्के मकानों में रहते थे, फिर वो गरीब हो गए, फिर बिखर गए, फिर चले गए कहीं और वो जाके कहीं गाँव में कच्चे मकानों में झोपड़ी बना के या किसी प्रकार से रहने लगे, तो वो लोग तो पूरा गरीब हो गए ना, तो फिर मतलब इसका 400 कालों का जो इतिहास है, वो किसी को पता नहीं है। यही अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग ही जाके कहीं-कहीं ग्राम में बस गए, ठीक है? फिर उसके बाद धीरे-धीरे 400 सालों के बाद फिर ग्रामीण सभ्यता अस्तित्व में आई, ठीक है? यही इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी इतिहासकार ने इसका जानकारी सही-सही नहीं दिया है कि उन 400 वर्षों में क्या हुआ था? सिंधु घाटी के लोग फिर वापस कहाँ गए? ठीक है? चलिए, आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के बाद देखिए देखिए पॉइंट वाइज़ से समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच भारत का इतिहास ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही, ठीक है? इस काल में ऋग्वैदिक की रचना हुई। ऋग्वेद से इस काल की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी, जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है? 3 वेदों की रचना हुई थी, ठीक है? इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर समाज में महिलाओं का स्थिति पहले जैसे 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 अब देखिए अब क्या है कि ग्रामीण सभ्यता थी तो थोड़ा निरंकुश राजा बनने लगे और जो शहरी सभ्यता थी वहाँ महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा मान-सम्मान था, अधिकार था, जो कि अब ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल का जो सभ्यता आया था, ऋग्वैदिक सभ्यता जो आई थी, उसमें महिलाओं के अधिकार को छीना जाने लगा, ठीक है? देखिए, अगला पॉइंट है 600 ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। 600 ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध और जैन धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुआ, अर्थात इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित अलग-अलग दार्शनिक विचार धाराओं का भी उदय हुआ, ठीक है? अब देखिए इसी दौरान जो है 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इनमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है? अब देखिए महाजनपद मतलब राज्य, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है? चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे बनता है आपका। अब देखिए अगला पॉइंट है वैदिक सभ्यता, देखिए इसे भी पॉइंट वाइज देख लेते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है? देखिए वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है? यह आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी, ठीक है? चलिए, देखिए हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि हमें हौसला मिलते रहे, ठीक है? अब देखिए यह जो सभ्यता थी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली, ठीक है? देखिए अब ये जो हड़प्पा सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम। देखिए इस सभ्यता को ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? देखिए वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता इसे कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, ठीक है? यह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है? यह सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, ठीक है? याद रखिएगा आर्यों की सभ्यता थी जो बाहर से आए थे। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी। 4 वेद थे, ठीक है? 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें देखिए आप लोग जानिए सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है? अब देखिए जनपद, आप लोग के मन में प्रश्न था अभी जनपद क्या है? अभी आगे हम महाजनपद पढ़े तो देखिए जनपद के बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। जनपद देखिए जन का अर्थ होता है लोग या जनता, ठीक है? और पद का अर्थ होता है स्थान या पद चिन्ह, ठीक है? इस प्रकार जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ जन रहते हैं या जनता का निवास स्थान होता है उसे हम जनपद कहते हैं। जनपद मतलब जिला होता है, ठीक है? अब महाजनपद मतलब राज्य होता है, ठीक है? महाजनपद मतलब राज्य होता है, ठीक है? देखिए महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 राज्य मतलब 16 राज्य थे। प्रारंभ देखिए अगला पॉइंट है प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल माना जाता है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, ठीक है? क्योंकि इस काल में नगरों में लोहे और सिक्कों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और इसी काल में बौद्ध तथा जैन धर्म का भी उदय हुआ, ठीक है? बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख है, ठीक है? इन ग्रंथों में लिखा है कि सभी महाजनपद एक बराबर नहीं थे।
वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, पंचाल, अवंती तथा गंधार जैसे नामों में नाम ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के से प्रसिद्ध महाजनपदों में से कई लोगों का समूह शासन करता था। को इस समूह का जो व्यक्ति होता था वो राजा कहलाता था। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका जो वंश था, राजाओं के बारे में, थोड़ा राजाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हर्यक वंश सबसे पहला वंश जो वहां पर स्थापित हुआ था, कौन था? हर्यक वंश था पहला। ठीक है। देखिए, इसका स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। इसका शासनकाल कब रहा था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है। राजधानी इसका राजगीर था, जो अब राजगीर है वर्तमान में। ठीक है। वर्तमान में राजगीर है। ठीक है। गौतम बुद्ध का समकालीन था ये, गौतम बुद्ध के समय के थे। अजात शत्रु इसका पुत्र था, मतलब इसके पुत्र का नाम अजात शत्रु था। ठीक है। राजनयिक विवाह नीति इन्होंने अपनाई और कौशल, मद्र और लिच्छवी राजकुमारियों से इन्होंने विवाह किया और अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है। और अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। ठीक है। चलिए, अब इसके दूसरे राजा जो थे वो थे अजात शत्रु। अब देखिए, अजात शत्रु जो था, इसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार का पुत्र था, पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। मतलब हर्यक वंश, याद रखेगा आप लोग, हर्यक वंश मतलब इस वंश के हर एक राजाओं ने अपने पिता को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। मतलब हर एक हर्यक, याद रखिएगा। ठीक है। हर एक राजा ने अपने पिता को मार के गद्दी प्राप्त किया, इसलिए इस वंश का नाम हर्यक पड़ा। मतलब ट्रिक है ये, याद रखिएगा। ठीक है। महावीर बुद्ध दोनों समकालीन थे इनके। ठीक है। वैशाली लिच्छवी गणराज के खिलाफ युद्ध किया और उसे जीत भी लिया। राजगृह में राजा प्रसाद का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म का पहला संगति राजगृह में अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म का पहला संगति। ठीक है। चलिए, अगला राजा था इस वंश का उदाइन। ठीक है। अब देखिए, उदाइन का शासनकाल जो था 460 से 444 ईसा पूर्व था। अजात शत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना को मगध की राजधानी बनाया। गंगा नदी किनारे राजधानी स्थानांतरित करने के पीछे रणनीतिक और व्यापारिक कारण थे इनका। ठीक है। इन्होंने गंगा नदी किनारे राजधानी ले गया, इसका कुछ रणनीतिक कारण था। ठीक है। अगला राजा था आनंदर मुंड नागदशक। ये अज्ञात और कमजोर शासक माने जाते हैं। ठीक है। ये अज्ञात और कमजोर शासक माने जाते हैं काफी। ठीक है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। ठीक है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा हर्यक वंश का योगदान देख लेते हैं संक्षेप में। क्या योगदान था इसका? देखिए, हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य की नींव को मजबूत बनाया। हर्यक वंश ने ही मगध साम्राज्य का जो मजबूत साम्राज्य बनाया है। ठीक है। ताकि आने वाले टाइम में अब आप लोग देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास, मगध का इतिहास बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है। उसके बाद कई राजा आए और उसका इतिहास का गौरव को और आगे बढ़ाया। ठीक है। और वैसे ही एक राजा आए थे, अशोक सम्राट, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। पहला अखंड, मतलब उन्हीं का सपना था अखंड भारत। ठीक है। अफगानिस्तान तक, ईरान तक भारत था उस टाइम। ठीक है। सारे बुद्धिस्ट कंट्री थे उस टाइम। इस वंश के समय बुद्ध और महावीर जैसे धर्म प्रवर्तकों का जो धर्म विचारक थे उनका प्रभाव पड़ा और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया हर्यक वंश के इस समय में। और लिच्छवी और अंग जैसे राज्यों को मिलाकर मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। ठीक है। चलिए, अगला वंश है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। ठीक है। देखिए, शिशुनाग वंश इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। स्थापना लगभग 413 ईसा पूर्व में हुआ। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदत्सक को हटाकर सत्ता प्राप्त की। इसकी प्रारंभ में राजधानी इन्होंने फिर से राजगीर ले गया था, राजगीर ले गया। ठीक है। इसके प्रमुख शासक के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला जो शासक था शिशुनाग ही था, संस्थापक था और कुशल प्रशासक भी था। अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया, शांति और स्थिरता स्थापित की। अगला शासक था काकवर्ण, जिसे कालाशोक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी था ये। ठीक है, काकवर्ण, कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगति जो थी इन्हीं के समय में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है। और पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। अजात शत्रु के टाइम में, याद रखिएगा। राजधानी को पाटलिपुत्र वापस स्थानांतरित किया। उनकी मृत्यु के बाद मगध में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई। ठीक है। अंतिम शासक और पतन देखिए,
अंतिम शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन कमजोर शासकों की श्रृंखला के कारण सत्ता कमजोर हो गई। उसके बाद महापद्म नंद ने इस वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए नंद वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नंद वंश का विवरण क्या है? नंद वंश का विवरण 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसका समय है, ठीक है। संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक से इन्होंने सत्ता छीनी। वंश का मूल देखिए, वंश के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए नंद वंश जो था शूद्र जाति से था कुछ ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। यही कारण था कि ब्राह्मणों से में असंतोष रहा। इसी के देखिए ये जो वंश था नंद वंश जो था शूद्र वंश था, ठीक है। इसी कारण से ब्राह्मण लोग इस वंश से असंतुष्ट रहते थे, इस वंश को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। समझ गए? अब आगे चल के अ, अ, इस वंश पर जो है मैंने ब्राह्मणों का मतलब इस वंश पर छत्र छाया उतना नहीं रहता था, ठीक है। चलिए आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे। देखिए राजधानी, इसका राजधानी पाटलिपुत्र था, आधुनिक पटना। प्रमुख शासक महापद्म नंद स्वयं को एक क्षत्रिय एकमात्र सम्राट कहता था। विस्तार देखिए, इस वंश ने भी उत्तर भारत के कई राज्यों पर अधिकार किया, कौशल, काशी, कौरव, मिथिला आदि को जीत लिया, ठीक है। सेना और धनबल देखिए, विश्व बहुत विशाल सेना थी इसके पास, ठीक है, नंद वंश के पास। यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार इसके पास अ, कितना है देखिए 20 लाख पैदल सेना था और 20,000 घुड़सवार थे और 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। प्रशासन देखिए इसका केंद्रीकृत प्रशासन था, लेकिन जनता पर करों का भारी बोझ था, जनता से का भारी कर वसूला जाता था, ठीक है। चलिए अंतिम शासक जो था देखिए, अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक घनानंद था। अपार धन का स्वामी, लेकिन अत्यंत घमंडी और अलोकप्रिय, मतलब कोई इसे पसंद नहीं करता था, ठीक है। पतन देखिए कैसे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। आइए थोड़ा महत्व देख लेते हैं इस वंश का। महत्व क्या था? नंद वंश ने भारत के पहले बड़े साम्राज्य की नींव रखी। नंद वंश ने ही भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का नींव रखा और मौर्यों के लिए एक मंच तैयार किया था, मौर्य वंश के लिए, ठीक है। अब देखिए मौर्य वंश का विवरण थोड़ा देख लेते हैं। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, 322 ईसा पूर्व में स्थापना किए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किए। राजधानी इसका पाटलिपुत्र था, वर्तमान जो पटना है। प्रसिद्ध ग्रंथ है चाणक्य के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ इस वंश का था इस समय का अर्थशास्त्र, ठीक है। शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। इसमें अर्थ के बारे में वर्णन नहीं है, याद रखिएगा। इसमें शासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था का भी वर्णन है, समझे ना? राजनीति और मतलब राजनीति से अर्थव्यवस्था की तरफ, ठीक है। चलिए अगला प्रमुख शासक देख लेते हैं इसका। प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया इन्होंने। मगध से अफगानिस्तान तक साम्राज्य फैलाया और अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया, ठीक है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए, वहां पर इन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। संलेखना विधि के द्वारा कहा जाता है। जैन धर्म में अगर पहले का एक नियम था, अगर किसी को मृत्यु चाहिए तो संलेखना विधि के द्वारा वो अन्न जल को त्याग देता था और उपवास में बैठ जाता था, ठीक है। और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु को पाया था, ठीक है। चलिए अगला शासक था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रघात कहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक इसका इन्होंने शासन बढ़ाया। उसके बाद आता है अशोक महान, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट, ठीक है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद इन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। उन्होंने जैन धर्म अपनाया था इस चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। धम्म नीति को अपनाया और पूरे भारत में प्रचार किया। अशोक स्तंभ, शिलालेख और सिंह चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक उनकी धरोहर है, ठीक है। इन्होंने अशोक स्तंभ लिखवाए, शिलालेख लिखवाए और बहुत सारे सिंह चिन्ह, जो अभी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, सिंह, 4 सिंहों वाला, 4 जो शेर बैठे रहते हैं, इन्हीं का प्रतीक था, ठीक है, राज्य का प्रतीक था। चलिए धार्मिक योगदान क्या है इसका देखते हैं थोड़ा। अशोक के शासन में बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ। श्रीलंका, म्यांमार आदि
ठीक है? यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। तीसरी बौद्ध संगति जो है सारनाथ में आयोजन अशोक ने ही अपने शासनकाल में करवाया। ठीक है? अगला पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था, एकीकृत शासन प्रशासन था। कई विभाग, कर, जल, युद्ध थे। नगर प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत थी। इस वंश का आप देखिए पतन देखते हैं। अगला पॉइंट, अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। ठीक है? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दिया अपने राजा का और शुंग वंश की स्थापना की। मतलब पुष्यमित्र शुंग जो थे बृहद्रथ मौर्य का, वो क्या थे? सेनापति थे। इन्होंने धोखे से अपने सम्राट का हत्या कर दिया और उन्होंने शुंग वंश या ब्राह्मण वंश का स्थापना किया। क्योंकि जब अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया तो पूजा पाठ, बलि प्रथा, बहुत सारे जो कर्मकांड थे उसे बंद करवा दिया। ठीक है? जिससे ब्राह्मणों में काफी असंतोष फैल गया था। ठीक है? ब्राह्मणों को लगा कि इस प्रकार से हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारी जीविका कैसे चलेगी। ठीक है? दान प्रथा जो बहुत सारा जो है बलि प्रथा बंद कर दिया। बहुत सारे प्रथा तो इससे ब्राह्मणों की आमदनी घटने लगी। ठीक है? जिससे ब्राह्मणों को काफी असंतोष फैल गया। उसी में उसका जो सेनापति था बृहद्रथ मौर्य का पुष्यमित्र शुंग, वो एक ब्राह्मण था। इन्होंने धोखे से मार के अपना खुद राजा बन गया और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है? महत्व देखते हैं। पहला अखिल भारतीय साम्राज्य इन्होंने बनाया। भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक शिखर काल था ये। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार मौर्य युग की देन है। अब आज जो बौद्ध धर्म आप देख रहे हैं विश्व स्तर पर बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, ये अशोक मौर्य का ही देन है कि बौद्ध धर्म हमारे जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जो विदेशों में जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म है, वो इन्हीं का देन है। चाइना इन्हीं का देन है, अशोक सम्राट का देन है कि विदेशों तक हमारा बौद्ध धर्म फैला हुआ है। ठीक है? चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे और अगला जो वंश है बाकी हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है? जो वंश बच जाता है। ठीक है? हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलेगी और हम आपके लिए इसी प्रकार से कुछ नए-नए तथ्य लाते रहेंगे। ठीक है? हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की सहायता है, ज़रूरत है। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।